चलिए नमस्कार साथियों, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री राम। सावन के पहले सोमवार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी से लाइव आ जाएं और लाइव आकर कमेंट बॉक्स में बता दें कौन कौन लाइव आ चुका है। फिर साथियों हम अपनी बातों को आगे लेकर के चलेंगे। जैसा कि हमारी बातें पहले हो रही थी उन्हीं बातों को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। आज से मैंने सोचा है कि आप सभी को टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वहां पर हम बात कर रहे होंगे मध्य प्रदेश के सामान्य जानकारी को लेकर के, मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन को लेकर के, हम कहें जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी को लेकर के आज हम बातें करना स्टार्ट करेंगे। नैन्सी गोयल जी आपका स्वागत है, रविकांत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। थोड़ा सा क्लास लेट हो गई टेक्निकल इशू की वजह से, फिर हमारी मुलाकात होगी 8 बजे और वहीं से बातें करना स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, पहले प्रश्न पर आते हैं। देखते हैं हमारी स्क्रीन पर पहला प्रश्न कौन सा है और किस प्रश्न के साथ हमको डील करना है। तो आइए साथियों, पहला प्रश्न ये रहा, आपकी स्क्रीन पर आकर के उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है, देखते हैं आकर के। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश टच द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। एप्लीकेशन में ये टॉपिक हो चुका है और आपको आकर के बताना है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान की सीमा को टच करता है। यहां से आकर के प्रश्न का उत्तर देना है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो महाराष्ट्र और साथ में गुजरात दोनों की सीमा को टच करता है। यही बात हमको इस क्वेश्चन के माध्यम से एग्जामिनर हमसे जानना चाहता है। अब देखिए, इसका उत्तर जानने के लिए हमको मध्य प्रदेश का थोड़ा सा मैप का भी अध्ययन होना चाहिए कि मैप में मध्य प्रदेश को अगर हम देखते हैं तो मान करके चलते हैं ये मध्य प्रदेश का मैप है और इस मैप में किस तरीके से हमको कौन से जिले दिखाई देते हैं, यही हमारे अध्ययन का केंद्र बिंदु होगा। अगर हम इस मैप को सही तरीके से और भली भांति समझ पाते हैं तो हमें यह बात पता करने में आसानी हो जाएगी कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कहां पर और किस राज्य के साथ टच करता है। मध्य प्रदेश में अगर राज्यों की बात की जाए तो इस तरफ हमें क्या दिखाई देगा, ये हमारा राजस्थान है। यहां से बच्चों एक लाइन अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो ये वाला लाइन हमारा क्या हो जाता है। इसके बाद जो है यहां पर हम कह सकते हैं कि ये गुजरात है। गुजरात के बाद साथियों अगर हम यहां पर लाइन ड्रॉ कर दे तो मान करके चलते हैं यहां पर हमारा एमएच हो जाता है महाराष्ट्र। यहां से अगर हम बालाघाट से एक लाइन ड्रॉ कर दे तो यहां पर हो जाता है हमारे पास छत्तीसगढ़ और यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दे तो यहां पर हो जाता है उत्तर प्रदेश। ये क्या हो जाता है, यहां पर उत्तर प्रदेश हो जाता है, ये राजस्थान हो गया। इस तरीके से मध्य प्रदेश का कुछ मैप हमको दिखाई देता है। यहां पर आएंगे मुरैना के पास से टच करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो जाएगा। अब इसमें से हमसे प्रश्न पूछा गया है कृष्णा सिंह राजावत जी, बताइए आकर के उत्तर। तो देखिए यहां पर दो जिले आते हैं। एक जिला यहां पर है, इसे हम लोग झाबुआ के नाम से जानते हैं। ये कहां रह जाएगा, यहां पर है हमारा झाबुआ जिला। ये जिला मान करके चलते हैं कि ये लाइन किसकी हो गई, झाबुआ की। झाबुआ के नीचे ये जो हमको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये है हमारा अलीराजपुर। अलीराजपुर है, यहां पर अलीराजपुर दिखेगा। अब देखो इसके बाद आते हैं, इसके ऊपर यहां पर कौन सा जिला आता है हमारा, यहां पर साथियों आता है हमारा नीमच। ठीक है, यहां पर हो जाएगा, सॉरी यहां पर हो जाएगा रतलाम। रतलाम के बाद रतलाम के बाद साथियों ये जो जिला यहां पर हम देखेंगे, इस जिले को हम मंदसौर के नाम से जानते हैं। मंदसौर से ऊपर चलते हैं तो ये जो जिला ऊपर की तरफ दिख रहा, इसे हम क्या कहते हैं, नीमच के नाम से जानते हैं। नीमच के बाद साथियों अगर हम यहां पर आकर के देखें तो ये जिला हमारा कौन सा हो जाता है, आगर मालवा है। आगर मालवा हमको मिलेगा। आगर मालवा के बाद चलेंगे तो ये जो हमारा जिला है इसे हम लोग राजगढ़ के नाम से जानते हैं। यहां पर हो जाएगा राजगढ़। राजगढ़ के बाद बच्चों ये जो हमको डिस्ट्रिक्ट दिखेगा इसका नाम है गुना। गुना के बाद बच्चों अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो ये हमारा जो जिला है पूरा का पूरा, इसे हम शिवपुरी के नाम से जानते हैं। ये हो गया हमारा शिवपुरी। शिवपुरी के ऊपर चलते हैं तो यहां पर हमको श्योपुर जिला दिखाई दे जाएगा। ऐसे मान करके चलते हम, ये श्योपुर है। श्योपुर के बाद अगर हम बात करते हैं श्योपुर से ऊपर चलेंगे तो यहां पर हमको मिलता है, ये यहां तक नहीं, अगर यहां से लेकर के यहां तक चले तो ये हो जाता हमारा मुरैना। मुरैना के ऊपर चलते हैं तो यहां पर हमको एक जिला दिखाई देगा जिसको हम किस नाम से जानते हैं, भिंड के नाम से जानते हैं। भिंड के बाद बच्चों यहां पर हमको क्या दिखाई देता है, भिंड के बाद क्योंकि ये शिवपुरी का पूरा इलाका हो जाता है तो इसे हम कहते हैं दतिया।
ये क्या है, दतिया है। बीच वाला जिला क्या कहलाता है, ग्वालियर के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर हमसे किसके साथ पूछा गया, गुजरात एंड राजस्थान। तो बताओ गुजरात और राजस्थान की सीमा पर कौन सा जिला अवस्थित है। भाई गुजरात और राजस्थान की सीमा पर देखना हो तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई हमारे पास देखो क्या रतलाम है, रतलाम किसके साथ सीमा सर्च करता है, राजस्थान के साथ करता है। मंदसौर किसके साथ करता है, तो मंदसौर भी राजस्थान के साथ करता है। फिर झाबुआ किसके साथ कर रहा है, तो हम देखते हैं कि भाई एक तो हमारा हो गया कौन सा, राजस्थान हो गया, प्लस क्या हो जाता है, राजस्थान के साथ साथ बच्चे अगर हम बात करते हैं तो हमको राजस्थान के बाद हमारा हो जाएगा गुजरात के साथ क्या करता है, ये सीमा टच करता है। अलीराजपुर किसके साथ सीमा बनाता है, तो यहां पर हमको दिख रहा है साफ साफ कि एक तो हमारे पास हो जाएगा गुजरात, गुजरात के साथ जो है, एक सेकेंड, गुजरात और गुजरात प्लस हम क्या कह सकते हैं, महाराष्ट्र। तो इन जिलों की लोकेशन हम समझ गए कि ये हमको कहां पर दिखाई देता है, किस किस जगह हो जाएगा। अच्छा उर्वशी गोस्वामी जी, अलीराजपुर कहां है, यहां अलीराजपुर यहां पर है कि यहां पर है, ऊपर है। अलीराजपुर किसके साथ सीमा से टच करता है, अलीराजपुर बच्चा महाराष्ट्र और साथ में गुजरात के साथ। महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा कौन बनाता है, अलीराजपुर को बनाता है। झाबुआ किसकी सीमा बनाता है, तो ये राजस्थान और साथ में गुजरात के मध्य सीमा बनाता है। आंसर हो गया हमारा। अगला चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर आकर के देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, ये बात बतानी है। देखिए मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशन पर, यह हम कह सकते हैं फजल अली की, फजल अली हमारे पास क्या हो जाता है, कमीशन है। फजल अली कमीशन की अनुशंसा पर हुआ था। कब हुआ है, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर अगर हम 1956 को देखते हैं तो भारत में कितने राज्य हुआ करते थे, टोटल अगर राज्यों की बात करें तो 14 स्टेट थे। 14 स्टेट प्लस क्या हुआ था हमारा, 6 यूनियन टेरिटरीज का यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद। किसके बाद, तो आफ्टर दैट, इसकी रिकमेंडेशन के बाद अगर हम बात करें तो यहां पर हमको क्या दिखाई दे जाता है, स्टेटों को रीऑर्गेनाइज्ड किया गया था। और 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश में आकर के देखते हैं तो हमारा गठन हुआ था। मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या और संभाग की संख्या कितनी हुआ करती थी, जिलों की संख्या बच्चे हमारे पास हुआ करती थी, यहाँ पर जो टोटल जिले हुआ करते थे वो थे 45। जो संभाग हुआ करते थे उन संभागों की संख्या कितनी हुआ करती थी, हमारे पास 9 संभाग थे और 45 क्या हुआ करते थे, जिले हुआ करते थे। 45 जिले और 9 संभाग के साथ किसका फॉर्मेशन होता है, मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हो जाता है, गठन हो जाता है। इसे किन किन भागों में बांटा गया था, पार्ट ए बी सी में बांटा गया, पार्ट ए बी और सी में बांटा गया था। पार्ट ए में किन राज्यों को रखा गया था या किन क्षेत्रों को रखा गया था, मैंने बताया था कि वो देसी रियासतें या पार्ट ए का क्षेत्र वो था जो ब्रिटिश के अंतर्गत था। ब्रिटिश प्रोविंस को किसका भाग बनाया गया था, पार्ट ए का भाग बनाया गया था। जबकि पार्ट बी में क्या था, पार्ट बी में देसी रियासतें थी जो बड़ी हुआ करती थी, लार्ज देसी रियासतें थी जहां पर राज प्रमुख का पद था और साथ में विधानसभा भी थी। इसके बाद बात की जाए अगर पार्ट सी में किसे रखा गया था, छोटी रियासतें रखी गई थी जहां का प्रशासन कौन देखा करता था, चीफ कमिश्नर देखा करता था और यहां पर भी विधानसभा की व्यवस्था थी, सीएम की व्यवस्था यहां पर भी दिखाई देती है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आकर के देखिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्रीज विथ उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश और साथ में जो है छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हमें मालूम है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला सिंगरौली है और सिंगरौली से होकर के क्या गुजरती है, मध्य प्रदेश की प्रधान यमयोत्तर रेखा गुजरती है। रीवा किसके साथ बाउंड्री बनाता है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के साथ। अनूपपुर किसके साथ बनाता है, तो ये छत्तीसगढ़ के साथ बनाता है। शहडोल किसके साथ अपनी सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ बनाता है। सिंगरौली किसके साथ बनाता है, तो छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ प्लस हम क्या कह सकते हो, उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ प्लस उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा कौन बनाता है, तो सिंगरौली बनाता है। ये बात हमने मैप में अच्छे तरीके से पढ़ी थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर आकर के देखते हैं।
हु इज द 10th डिवीजन या कमिश्नरेट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया था? 10वीं कमिश्नरी किसे बनाई गई थी? अगर वर्तमान संभागों की संख्या देखी जाए इसके आधार पर हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश का 9वां संभाग कौन सा था? होशंगाबाद था। होशंगाबाद का अगस्त के महीने में क्या किया गया था? इसका नाम बदला गया। नाम इसका कब बदला गया है तो ध्यान रखेंगे, अगस्त 2008 में इसका नाम क्या कर दिया जाता है? तो इसका नाम कर दिया गया था हमारा नर्मदापुरम। नाम बदल करके क्या कर देते हैं? बदलकर नर्मदापुरम कर दिया, नर्मदापुरम कर दिया। यहां पर यह बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, कभी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में नए संभागों का या नए जिलों का गठन कब हुआ? तो ध्यान रखेंगे जब जब चुनाव हुए। मध्य प्रदेश में इलेक्शन को ध्यान रखेंगे 1998 में क्या हुआ? ये इलेक्शन का वर्ष था। इलेक्शन हुआ और इलेक्शन होते समय यहां पर कितने? तो यहां पर जो है 10 जिलों का गठन हुआ। बी आर दुबे, फिर सिंहदेव, यहां पर 10 जिलों का गठन। पहले 10 नए जिले गठित हुए। 1998 में ही क्या हो जाता है हमारे पास? 1998 में ही इलेक्शन की बात ही थी, और जब इलेक्शन की बात होगी तो प्लस कितने जिलों का गठन हुआ? तो प्लस ध्यान रखेंगे यहां पर 6 जिलों का गठन किया गया। फिर आ जाते हैं हम कब? इन द ईयर ऑफ 2003 में। 2003 में फिर से क्या होना था? मध्य प्रदेश में इलेक्शन होना था। इलेक्शन होना होगा तो फिर कितने जिलों का गठन किया जाएगा? 3 जिलों का। इसके बाद आगे चल करके कब इलेक्शन हुआ? तो 2008 में इलेक्शन हुआ। यहां पर क्या हो जाएगा? इलेक्शन का वर्ष है। इलेक्शन का वर्ष होगा तो फिर क्या हो जाएगा? फिर से न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हो जाएगा। न्यू डिस्ट्रिक्ट अगर फॉर्मेशन पूछा जाए, कभी ईयर पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? न्यू डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ इलेक्शन कब हुआ? 2013 में इलेक्शन हुए। 2013 में अगर इलेक्शन का वर्ष होगा तो इलेक्शन के वर्ष के साथ क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहां पर भी न्यू डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। आगर मालवा क्या बनेगा? नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा। न्यू डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अगर फिर पूछा जाए और कब इलेक्शन हुआ? 2018 में इलेक्शन हुआ। 2018 में इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ? यहां पर भी न्यू डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इलेक्शन हो गया। इलेक्शन में क्या बन गया? हमारा नया जिला जो है निवाड़ी बन गया। तो मध्य प्रदेश में जिलों के गठन को अगर देखना है तो इस तरीके से देख सकते हैं। जब जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में चुनाव के साथ नवीन जिलों का गठन किया गया। 18, 98, 3, 8 और 13 इस समय क्या थे? चुनाव थे। और चुनाव के समय क्या किया जाएगा? नए जिलों का मध्य प्रदेश में गठन किया जाएगा, जिसमें हमारे पास कौन सा जिला या कौन सा संभाग बना? तो 10वां हमारा संभाग था शहडोल। शहडोल संभाग का गठन कब किया गया? इन द ईयर ऑफ 2008। तो 2008 में एक नए संभाग के रूप में हमको क्या दिखाई देता है? शहडोल दिखाई दे जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। भोपाल इज सिचुएटेड हैबिटेटेड। भोपाल बसा है, किसमें बसा हुआ है भोपाल? अभी हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है? 5 पहाड़ी, 7 पहाड़ी, 6 पहाड़ी, कितने हैं? बताइए प्रियंका जी, भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ? 7 पहाड़ियों पर, 5 पहाड़ियों पर, 1 पहाड़ी पर, 2 पहाड़ी पर। तो ध्यान रखेंगे भोपाल हमारा कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है? भोपाल हमारा 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। भोपाल हमारा किन पहाड़ियों पर मान करके चलते? ये हमारा क्या हो जाता है? भोपाल है। अब भोपाल शहर की बात करें तो भोपाल शहर जो है 5 पहाड़ियों से इस तरीके से मान लीजिए ये क्या है? भोपाल के आसपास हमको पहाड़ियां दिखाई देती है। और ये 5 पहाड़ियों से इस तरीके से क्या हमारा भोपाल हमको घिरा हुआ दिखाई देता है। ये हमारी क्या हो जाती है? 5 पहाड़ियां हैं और इन्हीं 5 पहाड़ियों से क्या है? घिरा हुआ भोपाल हमको दिखाई देता है। मान लेते कभी पूछ लिया जाए, जैसे मानते हैं हम लोग श्यामला हिल है, ठीक है, श्यामला हिल। श्यामला के साथ साथ हमको ध्यान रखना है कटारा हिल, कटारा हिल हो जाएगी। कटारा के साथ साथ हमारे पास न्योरी क्या हो जाती है? हिल हो जाएगी। बोर्ड कुछ दिक्कत कर रहा है। न्योरी क्या हो जाती है? हमारी हिल हो जाएगी। न्योरी हिल के आगे चलते बच्चे ये हो गई न्योरी। इसके बाद क्या हो जाती है? हमारी ईदगाह हो जाएगी। ईदगाह हिल हो गई। तो श्यामला हो गया, कटारा हो गया, न्योरी हो गया, ईदगाह हो गया। 5वीं पहाड़ी कौन सी है? कौन बताएगा? बताओ भाई, एक पहाड़ी का और नाम बता दीजिए। श्यामला, कटारा, न्योरी और ईदगाह, इसके साथ साथ और कौन सी पहाड़ी है? बताओ। बीके क्लासेस जी, प्रियंका जी, मोनू तिवारी जी, उर्वशी, कृष्णा सिंह राजावत, नैन्सी गोयल,
किसी को नहीं पता? श्यामला, कटारा, न्योरी, ईदगाह और चेदी गणराज्य किस नदी पर नहीं बसा बच्चे? चेदी महाजनपद की राजधानी पूछे तो बताइए। साक्षी जी, चेदी महाजनपद की राजधानी पूछे तो बताइएगा। अगला क्या है? बहुत बढ़िया, अरेरा हिल। अरेरा क्या हो जाती है? अगली हिल है। चेदी महाजनपद की राजधानी पूछी जाए अगर, चेदी महाजनपद जनपद की राजधानी अगर पूछे, ठीक है। अब चेदी महाजनपद की राजधानी पूछे कि किस नदी पर है, कि किनारे है, तो इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? शक्तिमती, या इसी को हम लोग किस नाम से जानते थे? सुक्तामती के नाम से जानते थे, या आगे चल करके किस नाम से जाने? बाद में जो है खजूर वाहक के नाम से जाना था। तो ये जो शक्तिमती या सुक्तामती थी, ये चेदी जनपद की क्या थी? राजधानी थी। और ये कहां पर हुआ करती थी? ये हुआ करती थी ऑन द बैंक ऑफ केन रिवर। ये किस नदी के किनारे होती थी? केन रिवर के किनारे। अब जो आप जानना चाह रहे, जो क्लास में पढ़ाया था, ये क्या था हमारी? ये थी हमारी वेत्रावती नदी। वेत्रावती नदी थी। ये किसके किसके मध्य जो है सीमा इस तरफ हुआ करता था? चेदी महाजनपद। और यहां पर क्या था? यहां पर था अवंती महाजनपद। ये कौन सा महाजनपद हुआ करता था? अवंती महाजनपद था। अब कौन सा अवंती था? नॉर्थ अवंती था, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाती? विंध्याचल पर्वत श्रेणी थी। इसके नीचे से एक नदी इस तरीके से क्रॉस करती थी। नदी का नाम क्या था? तो नदी का नाम था हमारा नर्मदा जी। नर्मदा नदी फ्लो करती है, और नर्मदा नदी मान करके चलते ये हमारी नर्मदा नदी जा रही है। इसके नीचे क्या थी? तो यहां पर हुआ करती थी माहिष्मती। एक और राजधानी हुआ करती थी नर्मदा नदी के दक्षिण में, जिसे हम माहिष्मती के नाम से जानते हैं। तो ये है उत्तरी अवंती। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के मध्य सीमा कौन सी नदी बनाती थी? नर्मदा नदी, या तो इसको नेत्रावती कहते हैं। अब यहीं पर पूछा जाए अगर कि अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती थी, तो बेतवा या तो वेत्रावती। चेदी महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो सुक्तिमती या शक्तिमती हुआ करती थी केन नदी के किनारे। इतनी सी बात है। देखिए एग्जाम में पूछा गया था कि चेदी गणराज्य किस नदी पर बसा है? किस नदी पर? देखो ये क्या करती थी? बेतवा नदी या बेत्रावती। बेत्रावती नदी क्या करती? इसकी सीमा बना रही। अब इसके इधर वाला जो पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ये क्या कहलाया हमारा? तो ये पूरा का पूरा पार्ट कहला गया चेदी महाजनपद। अब चेदी महाजनपद इस नदी के किनारे तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका क्षेत्र बड़ा है। या तो उसने क्वेश्चन गलत पूछ दिया आपसे, या तो इसकी राजधानी पूछना चाहिए था, या पूछना चाहिए था कि चेदी और अवंती महाजनपद की सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है। अगर पूछा है तो चेदी महाजनपद मुख्य रूप से इसके जो प्रमुख शहर थे वो कहां हुआ करते थे? बेतवा नदी के किनारे। इस आधार पर आंसर दे सकता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, आकर के उत्तर दे देते हैं। यहां पर विच इज द ओनली एस्बेस्टस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का एकमात्र जो है एस्बेस्टस उत्पादक जिला कौन सा हो सकता है? खंडवा है, मंदसौर है, बालाघाट है, या झाबुआ है? बताओ भाई। अच्छा, खंडवा में क्या मिलता है ये भी बता देना। खंडवा किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? मंदसौर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? अफीम उत्पादन के लिए। बालाघाट किसके लिए जाना जाता है? हमारा कॉपर के लिए। ये किसके लिए जाना जाएगा? कॉपर। झाबुआ किसके लिए जाना जाता है? एस्बेस्टस के लिए। एस्बेस्टस और डोलोमाइट यहां पर उत्पादित होता है। खंडवा किसके लिए जाना जाता है? कपास निमाड़ के मैदान में आता है। मंदसौर क्या हो गया हमारा? अफीम हो गया। खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर की तरफ अगर ऐसे कोई वस्तु पूछी जाए तो गांजा इस रीजन पर मिलता है, लेकिन ये किसके लिए जाना जाता है? कपास के लिए जाना जाता है। चलो अगला प्रश्न ये रहा, आकर के उत्तर दीजिए। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर लेफ्ट इन मध्य प्रदेश? छत्तीसगढ़ के गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे? पूछ लिया गया है।
शुभम सूर्यवंशी जी। हाँ, मध्य प्रदेश और में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद कितने जिले में बचे? बताओ जल्दी से शुभम जी। 45, 55, 61 या 43? अभी बताता था 45 और 9। 45 और 9 का हमको क्या मिलता है? कॉम्बिनेशन मिलता है। अच्छा चलो बता दो, सारे लोगों ने पढ़ा है। विधानसभा सीट कितनी थी? विधानसभा सीट कितनी बची मध्य प्रदेश में? 230 कहां पर रह जाती है? एमपी में। मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट रह गई? 230। अगर यहीं पर पूछ देता मैं कि छत्तीसगढ़ को कितनी विधानसभा सीट मिली, तो 90 विधानसभा सीट मिली। अच्छा बच्चों बता दो राज्यसभा कितनी है मध्य प्रदेश के पास? तो मध्य प्रदेश के पास बच्चों राज्यसभा 11 रह गई। छत्तीसगढ़ के पास कितनी चली जाती है? 5 छत्तीसगढ़ के पास चली जाती है। अच्छा लोकसभा सीट बता दो, लोकसभा सीट में क्या परिवर्तन आया? मध्य प्रदेश के पास लोकसभा की सीटें कितनी है? 29। इसके पास कितनी रह गई? 11। इतनी रह गई ना। अब चलो छत्तीसगढ़ के इस समय सीएम कौन थे? अगर सीएम पूछा जाए कि सीएम कौन था छत्तीसगढ़ का, या मध्य प्रदेश का सीएम कौन था, सीएम पूछ लिया जाए तो हमको क्या बता देना? मध्य प्रदेश का दिग्गी राजा थे। दिग्गी राजा क्या थे? हमारे सीएम थे। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन बने? तो अजीत जोगी थे। अजीत जोगी क्या बन जाते हैं? अजीत जोगी यहाँ के सीएम थे। अब अजीत जोगी सीएम हो गए। अगर मैं पूछ लूं आप सभी से कि इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? माननीय श्रीनिवास तिवारी जी थे। माननीय श्रीनिवास तिवारी जी क्या थे? मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे। इतनी बातें हम लोगों को ध्यान रखनी छत्तीसगढ़ के। अच्छा एरिया कितना चला गया था? लगभग मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत भूभाग छत्तीसगढ़ को मिला था? 30% भूभाग मिला था। भाई महावीर क्या थे? मध्य प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर आकर के बात करते हैं। मध्य प्रदेश डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसान प्रश्न है, टॉपिक पढ़ा है इसलिए बता देता हूं। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। मध्य प्रदेश दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 1 नवंबर के दिन जो है मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाएगा? 1 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न आकर के जवाब दीजिए। चचाई वाटरफॉल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ध्यान रखेंगे चचाई जलप्रपात कहां पर हमको मिलता है? रीवा में मिलता है। रीवा में और कौन कौन सा है जलप्रपात? तो देखो बहुटी यहीं पर है, बहुटी है, और कौन सा है? पियावन है। पियावन भी हमारा जलप्रपात कहां पर है? यहीं पर है। बहुटी, चचाई, पियावन, और कौन सा हो जाता है? केवटी। केवटी जलप्रपात कहां पर है? तो यह भी हमको दिखाई दे जाएगा। केवटी जलप्रपात कहां पर है? तो यह भी रीवा में है। बहुटी, पियावन, केवटी ये सब कहां पर मिलते हैं? रीवा में मिल जाते हैं। चचाई जलप्रपात की हाइट कितनी है? 130 मीटर। अगर चचाई जलप्रपात पूछ लिया जाए कि इसकी हाइट कितनी है या इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये हमको दिखाई देता है 130 मीटर इसकी क्या हो जाती है? ऊंचाई है। सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ एमपी है। ठीक है, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है हमारे पास केवटी और पियावन और घिनौची धाम। चलिए देवास प्रसिद्ध है। देवास किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन बताएगा? बताओ। वस्त्र उद्योग के लिए, शहद उत्पादन के लिए, करेंसी नोट की छपाई के लिए, सिक्के की ढलाई के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? अच्छा शहद उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये कौन बताएगा मुझे? शहद उत्पादन के लिए बच्चों ध्यान रखेंगे हमारा मुरैना प्रसिद्ध है। और करेंसी नोट की छपाई के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? हमारा देवास प्रसिद्ध है। मुरैना में क्या होता है? हमारा शहद होता है। करेंसी नोट कहां पर होती है हमारी? तो ये हो जाता है हमारा देवास। अच्छा वस्त्रों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इंदौर प्रसिद्ध है वस्त्रों के लिए। अच्छा सिक्कों की ढलाई मध्य प्रदेश में कहां पर होती है? कौन बताएगा? ये भी बताना है। हाँ साक्षी जी उससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ भाई शुभम सूर्यवंशी जी बताया तो। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, सदियों पुरानी बात हो गई जो आप जानना चाहते हैं। चलिए इनमें से मध्य प्रदेश की झीलों का शहर कहा जाता है। मध्य प्रदेश में झीलों का शहर किसे कहा जाता है बताओ? जैसे नगरी मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? उज्जैन को कहा जाता है। और जबलपुर को संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है।
तो अब क्या बताना है कि इनमें से किसे मध्य प्रदेश में झीलों का शहर कहा जाता है? हु अमंग द गोस ऑफ सिटी ऑफ लेक इन मध्य प्रदेश? तो इंदौर को, जबलपुर को, ग्वालियर को या भोपाल को, इसको क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। वाणिज्यिक राजधानी, वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। जबलपुर क्या हो जाती है मध्य प्रदेश की? संस्कार धानी के नाम से जानी जाती है। भोपाल को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ लेक कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक के नाम से जानते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है और भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसे भी ध्यान रख करके चलना है। चलते बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन विच ईयर वॉज द 51st डिस्ट्रिक्ट आगर मालवा वॉज फॉर्म्ड? आगर मालवा जो मध्य प्रदेश का 51वां जिला है, इसका गठन पूछा गया कि किस साल किया गया। मैंने पहले ही बता दिया था कि ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में जिलों का गठन 1998, 2003 ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, और 2008, इसके बाद 2013, इसके बाद 2018। अब नए जिले अगली बार कब बनेंगे? 2023 में बनेंगे। 2023 में 3 नए जिले बनने चाहिए। जहां तक मेरी उम्मीद है 3 नए जिले जो है बन जाने चाहिए। अगर 3 नहीं बनेंगे तब भी एक नया जिला तो बन सकता है। 2023 का इलेक्शन आने दीजिए, इलेक्शन से पहले जो है जिले की सौगात प्राप्त हो सकती है। तो इलेक्शन के साथ 3 नए जिले भी मिल सकते हैं बॉबी सिंह जी, ध्यान रखेंगे इसको भी कि आने वाले समय में 3 नए जिले मिल सकते हैं। यहां पर हमारे पास क्या 2013। चलिए बताइए अगले प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य की सीमा पर स्थित है? Which of the following district of Madhya Pradesh is situated on the border of both Maharashtra and छत्तीसगढ़? अभी मैप बना करके बताया था कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर कौन सा जिला अवस्थित है। अगर जिलों की इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऐसे मैप बना ले, इधर मान लेते हैं ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ वाली सीमा है। यहां से चलना चालू करें तो सबसे पहले हमको क्या मिलता है? सिंगरौली। ये क्या हो जाएगा? सिंगरौली। और सिंगरौली किसके साथ सीमा साझा करता है? तो इधर उत्तर प्रदेश लिख देता हूं, इधर छत्तीसगढ़ लिख देता हूं। इधर इसके बाद क्या हो जाता है हमारा? तो मान लेते हैं यहां पर है सीधी। सीधी किसके साथ करता है? इसी के साथ। और कौन सा हो जाता है? शहडोल है। सीधी हो गया, शहडोल हो गया। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? अनूपपुर हो जाता है, अनूपपुर हो गया। फिर डिंडोरी, अब तो गवर्नमेंट मानती है तो हम भी मान लेते हैं। मंडला जो हमारा जिला है इसे हम भी मान लेते हैं। इसके बाद यहां पर आ जाते हैं तो हमको क्या मिलता है? बालाघाट मिलता है। ये क्या हो जाता है? बालाघाट। और इस तरफ क्या है हमारा? एमएच है। और इस तरफ क्या है? इधर छत्तीसगढ़ है। तो कौन टच करेगा हमारा? बालाघाट करता है। शिव डिंडोरी किसके साथ करता है? छत्तीसगढ़ के साथ करता है। बालाघाट किसके साथ? दोनों के साथ। सिवनी किसके साथ करता है? महाराष्ट्र के साथ। अनूपपुर किसके साथ करता है सीमा टच? तो छत्तीसगढ़ के साथ करता है। सीजी छत्तीसगढ़ के साथ करता है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। अगला चलो, चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? चंबल नदी बेसिन के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं? ये भी मालूम होना चाहिए। एक तो हमारा क्या आता है? सबसे अच्छा तो श्योपुर है। श्योपुर के बाद क्या है? मान लेते हैं हमारे पास मुरैना है। तो मुरैना सबसे हमारा क्या बन जाता है? उत्तरी जिला। क्योंकि इस तरीके से जब हम देखेंगे ये क्या है, ये मान करके चलिए मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है। उत्तरी क्षेत्र में जब आते हैं तो ये हमारा क्या है? चंबल नदी का बेसिन है। इस चंबल नदी के बेसिन में इस तरीके से देखना स्टार्ट करें अगर, तो हमें क्या मिलेगा? ये सबसे पहला जिला है। सबसे पहले जिले के रूप में यहाँ पर हमको क्या मिलता है? श्योपुर मिलेगा। श्योपुर के बाद बच्चे यहाँ पर क्या मिलता है हमको? ये हो जाता है हमारा मुरैना। मुरैना के साथ साथ हमको क्या मिल जाएगा? क्योंकि यहीं पर ये सबसे उत्तरी जिला बनता है। इसके बाद हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है? भिंड है। सबसे उत्तरी जिला हमारा कौन सा हो जाता है? तो सबसे उत्तरी जिले में अगर इस क्षेत्र में पूछा जाए तो मुरैना है। मुरैना इज अ नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना, और साथ में यह इस क्षेत्र में भी सबसे उत्तरी जिला दिखाई दे जाता है। अगला चलते बच्चों, मध्य प्रदेश का 51वां जिला, ये तो पूछा गया है लगता है, पीछे भी पूछा गया। चलो अलीराजपुर हो गया, हटाते हैं इसको।
जबलपुर एकमात्र शहर है, वह एक महत्वपूर्ण शहर है, वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जबलपुर मध्य प्रदेश का एक शहर है जो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? धुआंधार जलप्रपात के लिए जाना जाता है, साथ में नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी हम यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी के लिए भी जाना जाता है। इन क्षेत्रों में से अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हमको सबसे उत्तरी जिला या जबलपुर जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हम क्या बताएंगे? जबलपुर हमारा किसके अंतर्गत आता है? महाकौशल के अंतर्गत। जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो महाकौशल के अंतर्गत आता है, और यह महाकौशल का पार्ट बनता है। शुभम जी, किसका पार्ट है? महाकौशल का। अच्छा, बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं मध्य प्रदेश के? मालवा में मैंने बताया था 18 जिले आते हैं। छोटा नागपुर का पठार अब मध्य प्रदेश का क्षेत्र है नहीं, यहाँ पर 18 जिले आते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में बात करते हैं तो दतिया आ जाता है। शिवपुरी की बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो एक तो दतिया है, दतिया के बाद शिवपुरी का छोटा सा एरिया, साथ में ग्वालियर का छोटा सा एरिया। ग्वालियर में हमको क्या दिखाई देता है? छोटा सा भाग जो है किसका? ग्वालियर का भी टच करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नीचे आकर के शिवपुरी के बाद तो अशोकनगर का थोड़ा सा एरिया, फिर इसके बाद सागर का, फिर टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, ये क्या करते हैं? बुंदेलखंड के पठार में आते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के जिलों की बात की जाए तो झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, ये किस में आते हैं? बुंदेलखंड के पठार में दिखाई दे जाते हैं। तो झांसी, ललितपुर, बांदा बुंदेलखंड के पठार के भाग है। ये बताइए जल्दी से आकर के, इसका भी उत्तर दे दीजिए कि भारत का मध्याह्न समय या भारत का मानक मध्याह्न कहां से गुजरता है? मानक मध्याह्न क्या है? हमें मालूम है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री क्या हो जाता है? ये हमारा जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर हमें दिखाई दे जाएगा। 82.5 डिग्री हमें क्या दिखाई दे जाता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर हमको दिखाई दे जाएगा। और यह क्या हो जाता है? तो यह कहां से गुजरता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बच्चों हमारा सिंगरौली से गुजरता है। इसे क्या माना जाता है? पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? तो केंद्र बिंदु इसी को माना जाता है। और यह पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहां पर है? मंगलनाथ को माना जाता है। मंगलनाथ को हम लोग क्या मानते हैं? पृथ्वी का केंद्र बिंदु मानते हैं। मंगलनाथ कहां पर है? उज्जैन में है। और मंगलनाथ उज्जैन को किस नाम से जाना जाता है? यह ध्यान रहे। पटवारी बैच में बताया है आपने, क्या बताया? सिंगरौली। मैंने तो सभी में बताया है, सारे बैचों में बताया हुआ है शशांक जी। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय शामिल नहीं था? इसका उत्तर दो। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान उत्तर। इसीलिए कई बच्चे कह रहे थे कि सर रिवीजन के लिए एमसीक्यूज कहाँ से करें या आप करवा देंगे, तो मैंने कहा था करा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय नहीं था? मध्य प्रदेश के गठन के समय पार्ट ए था या नहीं था? बिल्कुल था। जो ब्रिटिश प्रोविंस हमको मिली थी वो किसका भाग बनी थी? पार्ट ए का भाग बनी थी, जिसमें सीपी एंड बरार का क्षेत्र था, छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतें थी, मकडाई रियासत भी थी। इसको शामिल करके क्या बनाया था हमने? पार्ट ए बनाया था। इसके बाद सेंट्रल इंडिया पार्ट बी, इसमें हमने 25 देशी रियासतों को शामिल किया गया था, जिसे हमने मध्य भारत का नाम दिया था, पार्ट बी स्टेट का नाम दिया था। इसमें कितनी देशी रियासतें शामिल थी? तो 25 देशी रियासतें थी। पार्ट ए में कितनी देशी रियासतें थी? तो 15 देशी रियासतें हुआ करती थी। पार्ट सी में क्या था? पार्ट सी के अंतर्गत हम किसे देखते हैं? भोपाल राज्य को देखते हैं। और पार्ट सी के अंतर्गत भोपाल राज्य भी मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। भोपाल को किसका दर्जा दिया गया था? पार्ट सी राज्य का दर्जा दिया गया था। इसमें भोपाल और छोटी छोटी और रियासतों को मिला करके बनाया गया था। क्या नहीं था हमारे पास? तो ये कोई डिवीजन हुआ नहीं था। छत्तीसगढ़ स्टेट पार्ट डी, स्टेट पार्ट डी मध्य प्रदेश में था नहीं। पार्ट डी में किसे शामिल किया गया था? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न ये रहा हमारी स्क्रीन पर, जाना पावा चोटी किस क्षेत्र का भाग है? जाना पावा पाक इज अ पार्ट ऑफ विच रीजन? जाना पावा चोटी किस क्षेत्र का भाग है? बुंदेलखंड के पठार का भाग कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, ये 1172 मीटर के साथ दिखाई दे जाती है। इसके बाद रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ लिया जाए कभी, तब क्या बताएंगे? रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है गुडविल पीक है। गुडविल, ध्यान रखेंगे, पीक। और गुडविल पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिगार है। सिगार क्या हो जाती है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुडविल पीक,
754 मीटर। एक सेकंड, 754 क्या हो जाती है हमारी मीटर है। सिद्ध शिगार कितनी है, 881 मीटर है। और इसी में क्या है, हमारा मालवा के पठार का ही भाग बनती है। मालवा के पठार का ही भाग क्या बनेगा, ये बनेगा। सतपुड़ा मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंबर 1 में हमारे पास है धूपगढ़। धूपगढ़ है हमारी सबसे ऊंची चोटी। फिर उसके बाद कौन सी है, चौरागढ़ है। चौरागढ़ के बाद कौन सी है, तो चौरागढ़ के बाद हमारे पास है पचमढ़ी। पचमढ़ी के बाद हमें क्या दिखाई दे जाती है, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जाना पावा इंदौर में प्लेटू है, ये हमें दिखेगा। चलो बच्चों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे। 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय टोटल मध्य प्रदेश में कितने जिले हुआ करते थे। 41, 42, 43 या 44। कितने थे, 43 डिस्ट्रिक्ट थे। चलो अगला प्रश्न ये रहा, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जाना पावा सियार। इन तीनों चोटियों को क्या करना है, होमवर्क है, इसको जो है कमेंट बॉक्स में क्या कर देना है, कमेंट करके बताना है ऑफलाइन। और क्लास कैसी लगी ये भी बताना, जिससे आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। करंट अफेयर्स 1 साल का साक्षी जी, वैसे करंट की कोई डेट नहीं होती, लेकिन 1 साल का पढ़ लीजिएगा, बाकी हम बताते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास वापस चालू करूंगा, अभी बीच में बंद कर दिया था उसे। आधे घंटे करंट अफेयर्स कराऊंगा, आधे घंटे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सबको बताना है। चलिए धन्यवाद, कल मिलेंगे, आगे की बातें करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।